हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपनी म्यूचुअल फंड स्पेशल्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि सबसे बड़ा इक्विटी फंड है इंडिया में और बहुत पॉपुलर फंड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक कल्ट फॉलोइंग है एंड स्पेशली ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवन वेयर यू विल सी कि मतलब लॉट ऑफ पीपल लाइक काइंड ऑफ स्वेयर बाय दिस फंड। तो उसके ऊपर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं है पराग पारिक के ऊपर मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वीडियो। बट मेजर रीजन ऑफ डूइंग दिस इज कि लास्ट फ्यू डेज, मतलब लास्ट एक महीना डेढ़ महीने से आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, बिकॉज ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट भी है और ऑफ कोर्स हमारे जो कुछ वेल्थ क्लाइंट्स हैं, जो फाइनेंशियल प्लान्स बनते हैं हमारे, तो ये सजेस्टेड में रहता है काफी बार हमारे फंड में। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशंस जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें कि शुड वी चेंज दिस फंड नाउ। ठीक है, कि क्या ये फंड चेंज कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, तो AUM इज अ कंसर्न एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड बेसिकली कमिंग। तो मैंने सोचा कि चलो इस सब क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या है, व्हाई परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड। ठीक है, और कैसा है फंड ओवरऑल, एक सब काफी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा एक तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस फंड के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई कितना भी लार्ज ले लो, कितना भी मिड ले लो, कितना भी स्मॉल ले लो, राइट। उस चीज में कुछ नहीं है। मिनिमम 65% इनको इक्विटी लेना होता है, वही लेते हैं। उस बाकी 35% डेट लो, चाहे इनको लेना है तो दे कैन ऑल्सो टेक मतलब इंटरनेशनल इक्विटी वगैरह। 35% में गोल्ड लेना है, कुछ भी ले सकते हो। बाकी 65% बेसिकली इक्विटी लेना है। तो ये कैटेगरी की मैंडेट है। तो अब ये जो फंड है ये वैसे तो 2013 में शुरू हुआ था, राइट। ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं। और जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा फंड है, तो ऑलमोस्ट 1,41,000 करोड़ का फंड है, राइट। तो बहुत सीरियस मनी इज बेसिकली इन्वेस्टेड इन इट। मतलब आप समझो ऑलमोस्ट 14-15 बिलियन डॉलर, राइट। तो मतलब मतलब ग्लोबली भी डिसेंट फंड होता है इतना बड़ा फंड। ठीक है, 14-15 बिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो बहुत मैनेजेबल है। मतलब ये जो है ये BER है, बेस एक्सपेंस रेशियो। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा TER BER के ऊपर अच्छे से, तो वो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल में आपको ये समझ आएगा कि एक्सपेंस रेशियो मतलब इसके ऊपर भी है। मतलब दिस इज बेस एक्सपेंस रेशियो, इसके ऊपर भी कुछ एक्सपेंस रेशियो है। मतलब ये एक्चुअली मेरे को लगता है 0.65% डायरेक्ट का आसपास है और शायद अराउंड 1.25 समथिंग ये रेगुलर के आसपास है, जहां तक मुझे याद है। बट ये जो है व्हाट दे आर नाउ पब्लिशिंग इज बेस एक्सपेंस रेशियो विच इज 0.53 एंड 1.05 और डिसेंट है। मतलब एक्सपेंस रेशियो मेरे को लगता है कि साइज भी है, उसका भी एक मैंडेट है, तो सेबी का भी मैंडेट रहता है कि कम करना है। बट बिलो एवरेज, मतलब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो आई थिंक बिलो एवरेज एक्सपेंस रेशियोज इस फंड के हैं। राजीव ठक्कर जो फंड मैनेजर हैं वो सिंस इंसेप्शन है, आई थिंक स्टार फंड मैनेजर हैं, एक वन ऑफ द इंडस्ट्री के, और बहुत बड़ा फॉलोइंग है उनका। इवन दो आई थिंक ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट बहुत बड़ा फॉलोइंग रहता है उनका। दे कीप ऑन कंडक्टिंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज, लॉट ऑफ मतलब उनके जो इन्वेस्टर समिट्स हैं, तो उसमें उनके जो वर्ड्स हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत अलग चल के आता है और बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रोफाइल पे ये फंड काम करता है। ठीक है, बाकी सारे ही मतलब पराग पारिक इज अ स्मॉल AMC ओवरऑल, मतलब स्मॉल इन द सेंस की नंबर ऑफ फंड्स वाइज। तो ये जो है फंड्स बहुत लिमिटेड करते हैं लॉन्च, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक मतलब ऐसा गवर्नेंस का एक अच्छा फैक्टर लगता है कि नॉट कि भाई हर टाइप का फंड दे। तो इनके पास जैसे इनका कोई मिड कैप नहीं है, कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है, पराग पारिक का कोई मल्टी कैप फंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है विद कंपैरिजन टू अदर्स फंड। तो जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा फंड है फ्लेक्सी कैप। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, SDFC फ्लेक्सी प्लस पराग पारिक फ्लेक्सी एंड कोटक फ्लेक्सी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा डिस्कशन में जब आता है फ्लेक्सी कैप्स में, वो SDFC ही आता है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर टच बेस करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे, राइट। बाकी जो है फंड्स, अदर फंड्स आर लिटिल स्मॉलर एंड मतलब परफॉर्मेंसेस जो है उसके कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा SDFC और पराग पारिक में ही मेरे को लगता है। अब ये वाला जो चार्ट है अगर आप ये देखेंगे तो AUM चार्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट 1-2 महीने से डिस्कशंस हो रहे हैं कि शुड आई कंटिन्यू डूइंग पराग पारिक या हमें हटा देना चाहिए, राइट। क्यों हो रहे हैं, और वो यहाँ पर देखो दिखते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ इस चार्ट से हमें पता चलता है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो अब बस 6 साल पहले ये फंड 5,000 करोड़ का था, अब ये 1.4 लाख करोड़ का है। तो जस्ट इमेजिन द ग्रोथ दिस फंड हैड। ठीक है, तो ये जो फंड है किस तरह से ग्रो हुआ है, मतलब 8-10 हजार करोड़ रुपए इसने हर साल
जो है वो ऐड किए हैं। इस तरह का ग्रोथ रहा है 2023 से लेकर 24 तक। तो 6 महीने में मतलब ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज फंड ने AUM ऐड किया है, राइट। एंड कंसिस्टेंटली फिर अभी देखो आप थोड़ा 1 नवंबर 2025 के बाद थोड़ा एक प्लेट्यू आ रहा है, राइट। उससे पता चल रहा है कि लास्ट कुछ 5-6 महीने का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो वो प्लेट्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। सो वो चीज पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट अमेजिंग ग्रोथ बिकॉज ऑफ द अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि एलोकेशन इसका फंड का विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सी कैप, और मैंने ना वैल्यू कैटेगरी भी रखी है यहाँ पे, क्योंकि ना ये फंड जो है बहुत ही कॉन्ट्रा और वैल्यू है एक्चुअली, है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, बट ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड नहीं है, ठीक है। अगर आप SDFC फ्लेक्सी देख लोगे या फिर मतलब बाकी कोटक फ्लेक्सी देखा हमने जैसे डिस्कस भी किया था वो इस कंपैरिजन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरा। तो वो जो फंड्स है, राइट, दे हैव मोर थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेशन है, मतलब उनका ओवरऑल आपको दिखेगा कि दे विल हैव सम डिफेंस कंपनीज, राइट, दे विल हैव कैपिटल गुड्स कंपनीज, पावर सेक्टर जो थोड़ा ग्रोथ में है, तो वहां पर दिखेंगे आपको। बट इस फंड में आपको उस तरह के एलोकेशंस नहीं दिखते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रा वैल्यू ओरिएंटेशन इनका है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसलिए मैंने उसको वैल्यू कैटेगरी के साथ भी हर जगह कंपेयर किया है कि भाई वैल्यू के साथ भी, क्योंकि वैल्यू ही है एक्चुअली। मतलब अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया आपके पोर्टफोलियो में 4-5 फंड्स में, तो एक और वैल्यू फंड लेने का कुछ मतलब नहीं है, इवन तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, समझे। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखो इसका करंटली मई 2026 जो 31 मई 2026 का जिसका आप एलोकेशन देखेंगे तो 70% अभी इक्विटी में है इंडिया में, इंडियन इक्विटी में, 12% इनका इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल इक्विटी हमेशा रखता है, हमेशा, मेरे ख्याल से सिंस इंसेप्शन इस फंड के पास इंटरनेशनल इक्विटी है, और एक्चुअली कम हुए हैं। एक टाइम पे मेरे ख्याल से कुछ 25-30% तक इंटरनेशनल इक्विटी एलोकेशन लेता था वो, राइट। बट बिकॉज ऑफ RBI मैंडेट और अब म्यूचुअल फंड्स को ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट, तो इसीलिए इसका एलोकेशन इन इंटरनेशनल इक्विटी कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, राइट। अभी 12% पे आ गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट सोचो आप 28-30% से 12% पे आ गया है, क्योंकि बाकी AUM बढ़ रहा है, तो बाकी जो नया पैसा आ रहा है वो इसमें डल नहीं सकता, तो उसमें डल रहा है। तो इस तरह से इनका इंटरनेशनल इक्विटी अभी 12% के आसपास है। और 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं कि ये ऑलमोस्ट 28-30% था इनका इंटरनेशनल इक्विटी। 65% तो डोमेस्टिक रखना ही है, बाकी आप 35% जहां रखो, तो ये मेजरली इंटरनेशनल इक्विटी रखते थे। तो अब वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इनके पास डेट भी बहुत है, ठीक है। आप देखोगे करंटली 9-13% का इनका 13.5% डेट है इनके पास करंटली, राइट। 4% का REITs भी है, तो REITs में भी काफी फोकस्ड है, कंसिस्टेंटली REITs बाय कर रहे हैं। तो ये इनका करंट एलोकेशन है पराग पारिक का, लेकिन कैटेगरी बहुत अलग है। कैटेगरीज 95% डोमेस्टिक, इंटरनेशनल हार्डली कुछ है, डेट भी ज्यादा कुछ नहीं है, 3-3.5% का ही डेट है, तो आप देखेंगे। और REITs वगैरह में तो इस तरह से बहुत अलग फंड है। वैल्यू में भी ऐसा ही है, 91% 92% डोमेस्टिक इक्विटी है, राइट। 6% का डेट है, तो थोड़ा डेट वैल्यू में ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप, बट इनका जो डेट है वो बहुत ज्यादा 13-14% है। अच्छा, अब ये और आपको लग रहा है ज्यादा है, तो इससे एक साल पहले चले जाओ, मई 2025 में ये जो डेट है ये 21% था, समझ रहे हैं। तो ये अभी 13 है ना, तो 21, तो 7-8% का तो बाइंग किया है इन्होंने डेट से। कहाँ बाइंग किया है? REITs में और डोमेस्टिक इक्विटी। 67 से 70 कर दिया, थोड़ा सा इंटरनेशनल भी बढ़ाया, और REITs मेजरली बाई किए इन्होंने। तो मतलब वैल्यू ओरिएंटेशन जैसे REITs में दे आर बिकमिंग वेरिएबल, तो ये बहुत डिफरेंट है। देखो, तो बहुत अलग तरह से मैनेज करता है ये फंड, बहुत अलग है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन दूसरे फंड्स का, जैसे बाकी फंड में तो है ही नहीं भाई इंटरनेशनल, ठीक है, तो कैसे कंपेयर करें? तो वो चीजें हमें समझनी है। वो हमेशा जब भी आप इस फंड का कंपेयर करेंगे तो वो चीजों को समझें कि हो सकता है कि भाई उसकी वजह से इशू हो, ठीक है। तो यही चीज हम एक साल पहले देखेंगे तो वही चीज है, वहां पर तो 93-94% एलोकेशन है डोमेस्टिक में, बट इसने 67 था, 67 से 70 कर लिया। उससे पहले मई 2024 में चले जाए तो 70% इंटरनेशनल ज्यादा था, 14 था। डेट उस टाइम पे भी 15% के आसपास, 15-16%, बट उस टाइम रीट्स में नहीं थे कुछ भी एलोकेशन, तो सारा डोमेस्टिक था और इंटरनेशनल ज्यादा था, राइट। तो समझ रहे हैं आप कितना। तो अब अलग कैसे है, देखो कितना फंड अब ये एक ऐसा फंड कंपेयर हो रहा है कि जिसमें 70% ही डोमेस्टिक है, जिसके साथ 95%। अब डोमेस्टिक अच्छा करेगा बहुत, और सपोज इंटरनेशनल अच्छा ना करे, तो फिर ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो वो सारी चीजें भी हमें समझनी है, राइट। मतलब ये तो सिर्फ एलोकेशन पर्सपेक्टिव। अब इसका अब इसका जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट भी देखेंगे तो वो भी बहुत अलग है। तो ये तो एलोकेशन ही अलग है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे वो भी आप बिल्कुल अलग देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो रीट्स पे गंगो है, ठीक है। इंटरनेशनल इक्विटी भी बढ़ा रहे हैं, तो मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी 12% के आसपास है। एंड डोमेस्टिक जो है वो तो अब इन्होंने थोड़ी बढ़ाई है, और ये लास्ट 2-3 महीने में बाइंग हुई है इनकी तरफ से। पहले मार्च अप्रैल में भी मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो है वो 65-66% ही था, बिल्कुल मिनिमम जितना रखना है इनको बाय मैंडेट,
ठीक है, अब उसको थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, मार्केट गिरी है तो नाउ दे आर बेसिकली बाइंग। बट ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट कि सारा का सारा डेट लगा दिया, अभी भी देखोगे तो 13-14% का डेट है, अच्छा खासा डेट है अभी भी। ठीक है, तो अब मार्केट क्या, अब 1.4 लाख करोड़ का फंड है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा होगा, मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही है। और वही चीज यहां पर है कि कैटेगरी एवरेज में 55% का लार्ज कैप है, इनके पास 64% का लार्ज कैप है, मतलब 67 में से 64% लार्ज कैप ही है। तो मतलब बाकी तो कुछ है ही नहीं, 70 में से 64% लार्ज कैप, ये तो 5-6% का सिर्फ बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप तो उनके पास कुछ है ही। ठीक है, लार्ज कैप बिल्कुल प्योर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, और अगर आप इंटरनेशनल भी देखोगे तो वो भी सारे लार्ज कैप है, तो मतलब कोई चक्कर नहीं है, लार्ज कैप ही है। ठीक है, तो इसमें कोई स्मॉल मिड कैप का, इवन दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, तो अभी तो नहीं है, और हिस्ट्री में था, ऐसा नहीं था, बट नाउ बिकॉज आई थिंक फंड साइज का भी एक इम्पैक्ट है, और मतलब एज पर वेरियस एस्टिमेट्स जो वैल्यूएशंस के गुरुओं से बात करते हैं, तो लार्ज कैप में वैल्यूएशंस आर बेटर एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो दो रीजन है, एक तो भाई साइज फंड इतना बड़ा हो गया, 1.4 लाख करोड़, तो स्मॉल मिड कैप कितनी ले। ठीक है, और फिर दूसरा यही इशू है कि भाई लार्ज कैप में वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफी डिफरेंट है, बट बाकी हम कैटेगरी एवरेज, फ्लेक्सी कैप और वैल्यू देखेंगे तो वो अच्छा खासा स्मॉल मिड कैप एलोकेशंस लेते हैं। ठीक है, तो वो फ्लेक्सी कैप के हिसाब से यूज करते हैं उसको। अब है ट्रेलिंग रिटर्न, अब डायरेक्टली मूला पे आ जाते हैं, अब डायरेक्ट स्कीम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले। तो क्यों कंसर्न है, देखो मेजर कंसर्न जो आ रहा है, व्हाई पीपल आर कॉलिंग मी, एंड आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा आप जब वीडियो देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे, वो इस वजह से। देखो YTD रिटर्न जो है -5% है। ठीक है, और बाकी ना कैटेगरी एवरेज, BSE 500 इंडेक्स देख लो, बाकी सब जो है इतना बुरा परफॉर्मेंस, तो YTD में इनका परफॉर्मेंस बुरा हो गया, YTD। ठीक है, तो वो अभी 17 जून तक का डेटा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये मेजरली इशू है, इसी वजह से लोग थोड़े से कंसर्न है। अब एक साल में भी वो चीज, जब YTD इतना खराब हो गया तो एक साल में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस वो गिर गया। ठीक है, इंडेक्स के आसपास ही है, मतलब 1-1.5% का डिफरेंस है, बट वो गिरा है। ठीक है, बट अगर हम यही चीज 3 इयर्स में देख लेते हैं तो सडनली द फंड इज वेरी गुड। ठीक है, वैल्यू कैटेगरी अभी भी बेटर है 3 इयर्स में, बट दिस फंड हैज डन वेल, मतलब अब तो एटलीस्ट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बेटर किया, इंडेक्स से बेटर किया। फिर से हम 5 इयर्स में भी देख लेंगे तो बराबर हो जाता है, और सिर्फ 7 इयर्स में आप देख लोगे तो ये वैल्यू कैटेगरी को बीट कर देता है, सब कुछ बीट कर देता है, एकदम से अलग से इसका येलो कलर दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीज भी आप समझो कि 7 और 8, 10 इयर्स में तो एकदम 2-2.5-3% का अल्फा इसने वैल्यू पे लिया है, और 4-4, 5-5% का अल्फा बेंचमार्क पे लिया हुआ है। ठीक है, तो फंड है 7 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में भी डिसेंट है, 3 ईयर में अभी वो भी इस YTD की वजह से मुझे लग रहा है कि उसका इंपैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। चलो कैलेंडर में और अच्छे से समझ आएगा, हम कैलेंडर में देख लेते हैं। तो ये कैलेंडर रिटर्न अब लास्ट 7 साल के कैलेंडर रिटर्न है, तो आप देखोगे ना, देखो 2025 में उसका बुरा परफॉर्मेंस नहीं था कैलेंडर है, देखो 7.6, मतलब एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मर था ये कैटेगरी एवरेज से, दोनों रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर 2024 में भी देखो बेस्ट परफॉर्मर, 2023 में भी बेस्ट है, 2022 में इसने बुरा किया है, जब कोई बात नहीं कर रहा था ज्यादा, क्योंकि उससे पहले ऐसा रिटर्न दिए थे 2021 में 46.8% रिटर्न दिए थे, जबकि कोई आसपास ही नहीं था। ठीक है, फिर देखो 2020 में रिटर्न्स देखो, और 2019, तो ये 3 साल ऐसा भयंकर परफॉर्मेंस था कि 2022 में इसने खराब परफॉर्म किया तो ज्यादा लोगों ने वरी नहीं किया, मतलब उस टाइम पैसा नहीं हो रहा था कि पारंपरिक बेच दो यार, तो क्योंकि इतना जबरदस्त उसके ऊपर रिटर्न था अगर किसी ने यहाँ पर डाला था। लेकिन अभी क्या हो गया कि परफॉर्मेंस का क्या इंप्रूवमेंट जो है वो इतना जबरदस्त बेटर नहीं था, मतलब तीनों में है, अभी भी तीनों में अल्फा क्रिएट किया है उसने, लेकिन इस तरह का नहीं किया है। 29, 20, 21, 22, 23, 24 में भी बेटर है, बट जो स्पीड है वो कम है। अब ये जो स्पीड कम है, क्या इसका AUM इम्पैक्ट है, क्या बड़ा AUM हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा भाई ये इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना थोड़ा, कि भाई मैं अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड फंड है ये, अभी भी मेरे ख्याल से 30-35 स्टॉक्स ही खरीदता है, तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 70-80, 90, अभी भी ये कॉन्सेंट्रेशन ही लेता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो अब उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो ये रीजन, तो क्या रीजन है, या तो भाई AUM का इम्पैक्ट मान लें इसको कि भाई AUM बहुत बढ़ गया है, तो इनके पास अब मतलब छोटी अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर थोड़ी है, मतलब कोई मिड कैप में छोटी मतलब है कि जहां पर कोई 50-100 करोड़ रुपए डाल के आप निकाल सकते हो, बट 50-100 करोड़ रुपए फॉर देम इज नॉट दैट अ बिग डील, राइट, तो इनको लगेगा कि क्यों ही करना है उसमें, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं, तो वो सारा फैक्टर प्ले आउट हो रहा है क्या, तो वो एक रीजन है। ठीक है, तो वो हो सकता है, दैट वन कैन बी वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन मेरे को लगता है कि ये भी है कि इंटरनेशनल एलोकेशन कम हो गया, तो यहां पर ना इंटरनेशनल एलोकेशन अच्छा खासा था, मैंने जैसे बोला 25-30% तक था। ठीक है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट, और ये यूएस मार्केट ने यहां पर भी बहुत अच्छा किया था। अब यहां पे भी यूएस मार्केट हैज डन वेल, अभी भी अच्छा किया है यूएस मार्केट ने एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, बट नाउ इंटरनेशनल एलोकेशन कम हो गया, तो वो गैप जो है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा फर्क है, मेरे को लगता है वो दूसरा रीजन है कि ये जो
इंप्रूवमेंट मतलब बेटर देन परफॉर्मेंस का गैप है वो ज्यादा अब उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, तो वो दूसरा रीजन है, ठीक है। थर्ड ये भी है रीजन कि उनके कुछ बेट्स, अभी वो बात करेंगे कि मतलब आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में काफी गंगू है, मतलब काफी ज्यादा फोकस्ड है, तो वो बहुत अच्छा नहीं किया है कंसिस्टेंटली। 3-4 साल हो गए अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे फंड्स कर रहे हैं, बट वो अभी तक करा नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर की वजह से मुझे लग रहा है कि अगेन परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस तो बेटर देन कैटेगरी एवरेज दोनों बेंचमार्क से भी तीनों साल में लास्ट, बट द जो उतना ज्यादा अल्फा जो 1921 में किया था ना वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब वाईटीडी जब खराब हो रहा है तो लोगों को पिंच हो रहा है थोड़ा, समझ रहे हैं? तो ये चीज अब 2022 में पिंच नहीं हुआ वो इतना, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस यार, दिस इज सिंपल, ये कोई ऐसा अलग नहीं है, ये एक हर फंड के साथ जाता है। हर देखो 2022 में भी हुआ है, अब 2026 में हो रहा है, तो इसलिए कोई वरी मत करो, ठीक है। उसके बाद इसने 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो रोलिंग रिटर्न्स देख लो, देखो रोलिंग रिटर्न्स कितने बढ़िया हैं इसके, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन 3 ईयर के बुरे से बुरे रिटर्न 3% पर एनम दिए, कैटेगरी एवरेज फ्लेक्सी -2.4, कैटेगरी एवरेज वैल्यू -5.7, तो और क्या चाहिए। 3 ईयर हाई 34%, वो भी सबसे अच्छा, मतलब लो भी सबसे अच्छा और हाई भी सबसे अच्छा। फिर 5 ईयर लो देख लो 16% पर एनम रिटर्न दिए, 5 साल इसने रखा हुआ है, और क्या चाहिए यार, ठीक है। तो वो चीज है कि बहुत जबरदस्त रोलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई आसपास ही नहीं है। हाँ, अब है कि टॉप होल्डिंग ट्रेंड, देखो अब थोड़ा बहुत अगर हमें चीजें यहां पर समझनी है कि क्यों, तो अब इसके पास सबसे बड़ा एलोकेशन क्या है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, फिर पावर ग्रिड, फिर आईटीसी, फिर ठीक है कोल इंडिया को छोड़ दो चलो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, फिर बजाज होल्डिंग भी है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक भी है, फिर एचसीएल, ठीक है, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा चलो अच्छा किया, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ठीक है, फिर मारुति सुजुकी का काफी स्टॉक गिरा, अभी टीसीएस। तो अगर आप ये सब स्टॉक्स देखोगे, मैं आपको अगर बोलूं, ठीक है, ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपका आज, चलो अभी हमें कितने स्टॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे यार नहीं नहीं सर गौरव भाई सर ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा पोर्टफोलियो है, मतलब इससे अच्छा परफॉर्म नहीं, मतलब हम रिसेंसी बायस थोड़ा बहुत बिल्कुल ही हटा दें तभी हम इसको फोकस कर सकते हैं, बट रिसेंट थोड़ा बहुत भी रिसेंसी बायस होगा ना तो आप कहोगे सर टीसीएस है, इन्फोसिस है, और टीसीएस में एलोकेशन देखो ग्रीन कलर है, टीसीएस में एलोकेशन बढ़ रहा है, एचसीएल में बढ़ रहा है, इन्फोसिस में बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ भी रहा है, ठीक है। और किसमें बढ़ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ रहा है, आईटीसी में बढ़ रहा है, आईटीसी का स्टॉक तो मतलब 300 से नीचे आ गया। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि कितना कॉन्ट्रा है, राइट। मार्केट तो बिल्कुल आईटी को ऐसा लग रहा है कि यार आईटी में तो डालना ही नहीं, मतलब मेरे पास डेली एक ईमेल आ जाता है, या फिर मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी अपने वैल्यू पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा आईटी बढ़ाया, तो सबसे बड़ा अरे आईटी तो सर बिल्कुल खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला आईटी, बट ये बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा रहे हैं वैल्यू पोर्टफोलियो, ठीक है। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि हमें, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अलग व्यू होते हैं ये फंड मैनेजर कि अब आईटी बढ़ रहा है या कि मतलब आईटी खराब है या नहीं है, वो अलग डिस्कशन है, वो यहाँ नहीं करेंगे बहुत लंबा डिस्कशन है। बट पॉइंट अब बैंकिंग, राइट, अब 4-5 साल हो गए यार एचडीएफसी बैंक में तो मतलब परफॉर्म ही नहीं किया, अभी भी वो नंबर 1 होल्डिंग है उसकी, ठीक है, थोड़ा कम किया है उसने 8.11 से अभी 7.88 आ गया है परसेंटेज एलोकेशन टॉप पे, अभी भी सीरियस एलोकेशन है उसका एचडीएफसी बैंक में। उसके बाद वो कोटक में फिर बढ़ा रहा है, कोटक ने भी कौन से अच्छे रिटर्न्स दिए, राइट। फिर बजाज होल्डिंग्स भी रखी हुई है उसने, राइट। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी बढ़ा रहा है एलोकेशन, तो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ा रहा है, आईटी सेक्टर में एलोकेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक जो है जो थोड़ा पावर है वो पावर ग्रिड है, ठीक है, जो उसके पास मेजर थोड़ा पावर सेक्टर का एलोकेशन है, और उसके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में एलोकेशन है, ठीक है, विच हैज डन वेल, और कोल इंडिया में भी उसका पावर सेक्टर, तो पावर उसके पास कोल और पावर ग्रिड से है दोनों पीएसयूज, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा उसके पास ऑटो एलोकेशन है, बाकी उसके बाद मेजरली बैंकिंग है, और एक भारतीय एयरटेल है, ठीक है, जो टेलीकॉम है। तो इस तरह का एलोकेशन है जो बहुत अलग है दूसरों से, ठीक है। तो बहुत वैल्यू कॉन्ट्रा ओरिएंटेड इसकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, ये समझना हमें जरूरी है। और उसके बाद ये कैश भी रख रहा है, तो मतलब अभी भी इसको ये नहीं लग रहा कि एचडीएफसी बैंक और बाय करे, मतलब अभी भी इसके पास 13-14% का कैश है, मतलब अगर अभी भी उन्हें लग रहा है कि यार एचडीएफसी बैंक तो बहुत भागेगा तो एचडीएफसी बैंक और बाय करेंगे ना, 13-14% का कैश भी तो है, बट वो भी रखा हुआ है, तो डेट अच्छा, डेट एलोकेशन अभी मतलब डेट पे यील्ड ठीक ठाक है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि व्यू ऑन देयर थॉट प्रोसेस, अब मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ या नहीं, बट देयर परफॉर्मेंस हैव जस्टिफाइड देयर थॉट प्रोसेस, बट इट इज डिफरेंट। मतलब ये फ्लेक्सी कैप नॉर्मल कैटेगरी के साथ भी कंपैरिजन गलत है, अभी अल्फाबेट देखो उसका टॉप होल्डिंग्स में से है, राइट, तो वो भी अलग तरह से नहीं है। वैल्यू पोर्टफोलियो में भी इस तरह की कॉन्ट्रा वैल्यू, मेरे ख्याल से थोड़ा एसबीआई कॉन्ट्रा ही थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, जो इस तरह से मतलब कॉन्ट्रा रहता है, एक्चुअली कॉन्ट्रा रहता है, बट मतलब इस तरह का कॉन्ट्रा, इस तरह का वैल्यू पोर्टफोलियो बहुत कम फंड्स के पास है, इस तरह का मतलब आई थिंक जिगरा वो बहुत कम फंड मैनेजर्स के पास है, विच दे हैव एंड दे हैव डन दैट कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो विद दैट कंसिस्टेंसी। तो देखो आपको वो चीज को समझना है,
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा नहीं रखते हैं, देखो कंसिस्टेंटली बिलो कैटेगरी एवरेज 30-40%, 20%, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है धर्म चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं है, बैठना है, होल्ड करना है, रखना है, लंबा रखना है, लंबा से लंबा, राइट, तो वैसा थॉट है। अब लेकिन अल्फा देखो क्या जबरदस्त, मतलब गया ही नहीं है कभी कैटेगरी एवरेज के नीचे अल्फा, मतलब अभी भी जो अल्फा है वो 8% पे दिखा रहा है ये जून में, मतलब अगर एक साल के हिसाब से देखें, राइट, तो अल्फा तो जबरदस्त जनरेट हो रहा है कैटेगरी एवरेज से बेटर, मतलब कोई कभी गया ही नहीं है, मतलब बीच में 18 में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, फिर 2022 में अपन ने देखा तो एकदम से वो पीक से देखो कहाँ 17-18 का अल्फा चला गया था, फिर वो गिरा, फिर वो थोड़ा स्टेबल रहा, अब उसी के आसपास है, ठीक है। फिर सीधा बीटा देखो, हाँ भाई बिल्कुल रिस्क तो लेना ही नहीं है इनको, ठीक है, तो बिल्कुल अब वो तो है ही, अभी बैंक हमने स्टॉक्स ही देख लिए हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल भी, कैश भी है, तो क्या बीटा होगा, ठीक है, तो बीटा देखो आप 0.6, मतलब ये मेरा ग्रोथ पोर्टफोलियो है 0.6 पे भी ये ग्रोथ पोर्टफोलियो है, तो और पोर्टफोलियो में भी है ये, खैर, तो मतलब बिल्कुल रिस्क कम, वोलेटिलिटी एकदम कम, ठीक है, और बहुत जबरदस्त अल्फा क्रिएट किया हुआ है, इतनी ज्यादा, मतलब इंडेक्स जो है, मतलब कैटेगरी एवरेज 0.95, मतलब वो भी इंडेक्स से कम है, बट 0.95 पे, ये 0.6 पे, तो मतलब कोई आसपास ही नहीं है वैल्यू उस परस्पेक्टिव। फिर इस रिस्क भी एकदम स्टैंडर्ड डेविएशन देखो आप, मतलब 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो और चीजें समझते हैं देखो यहाँ पर। तो अभी कैश होल्डिंग समरी भी जो पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स की है ना, वो कंसिस्टेंटली अच्छी खासी कैश होल्डिंग समरी रही है इनकी। कैश होल्डिंग ये हमेशा से लास्ट 3-4 साल से कैश लेके अच्छा खासा रख रहे हैं, एज मतलब अगर इक्विटी इनके जितने भी फंड है विद कंपेयर टू क्वांटी है ऐसा, तो थोड़ा बहुत ज्यादा कैश रखता है, बाकी तो सब 5-6% से ज्यादा इक्विटी में कैश नहीं रखते। तो इस तरह से ये बहुत अलग अप्रोच है, मैं यही कह रहा हूँ, ये प्योर इक्विटी फंड की तरह देखना ही नहीं चाहिए। मतलब अब ये 12, 20, 25, 15 से 20% के आसपास अगर आपका कैश है तो आप एक हाइब्रिड फंड की तरह देखो इसको, एक्चुअली राइट, इट इज नॉट अ प्योर ऐसा, मतलब भाई इक्विटी में डाल रहा हूं मैं, तो आप सोचोगे कि मैं 100% इक्विटी में रहा हूं, तो ये एक लो रिस्क इक्विटी फंड के हिसाब से ही देखना चाहिए, मतलब एक ये हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड मल्टी एसेट टाइप का फंड के हिसाब से ही आपको इसको थोड़ा सा व्यू देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, विद ह्यूज वैल्यू कॉन्शियसनेस। तो अब ये जैसे और परफॉर्मेंस देख रहा था मैं थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड्स की, देखो एचडीएफसी फ्लेक्सी ही है जो इसके आसपास, वो भी 1 लाख करोड़ का फंड हो गया, वो भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसमें रिसेंटली फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है, पहले भी फंड मैनेजर प्रशांत सर चेंज हुए थे 2022-23 में, आई थिंक नाउ रोशी जैन हैज आल्सो लेफ्ट एंड न्यू फंड मैनेजर हैज कम, तो उसका भी 3 ईयर लो। अभी आप रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, राइट, तो रोलिंग रिटर्न्स 5 ईयर में ही लो में बेटर है, बट कंसिस्टेंटली पराग पारिक इज बेटर देन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इन रोलिंग रिटर्न्स आल्सो, ठीक है, बट दे आर द क्लोजेस्ट गुड परफॉर्मिंग फंड एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली दे आर आल्सो बिग, 1 लाख करोड़ का फंड हो गया है वो भी, राइट, तो ये 1.4। तो इसी थॉट से अब देखो एचडीएफसी फ्लेक्सी के साथ मैंने कंपेयर किया था, तो मेरे को लगता है यहां पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट ये जो फंड है ना, ये एक्चुअली बहुत अलग है हर चीज के हिसाब से, ठीक है, तो उसको ना बहुत अलग ही व्यू से आपको देखना चाहिए। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन देखो आप, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है अगर हम देखें, ठीक है, कैटेगरी एवरेज अगर आप देखोगे तो 4.1 है, ठीक है, ये 2.6 पे है, तो मतलब अलग ही लेवल पे है, बीटा 0.6, तो इतना कम उसका रिस्क है एज कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरी एवरेज, तो आप बहुत लो रिस्क और डिसेंटली गुड परफॉर्मिंग फंड ले रहे हैं। तो अगर आप इसको ले रहे हैं ना इस फंड को, या आपके फंड में है, तो आप ये समझो कि ये किस तरह का थॉट है। देखो ये कोर फंड है अपने, मतलब रिटायरमेंट हमें करनी है, चिल्ड्रन एजुकेशन करनी है, उस तरह के लिए बहुत अच्छा फंड है और बहुत कंसिस्टेंट है। 1-2 साल तो सबके बुरे होते हैं यार, ठीक है, तो बट बहुत अलग है। तो अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मान लो 4-5 फंड्स का, ठीक है, तो ये फंड एक प्योर कॉन्ट्रा वैल्यू थॉट प्रोसेस से ही रखना चाहिए। हाँ, इसके साथ मैं एसबीआई कॉन्ट्रा भी रख दूं तो मुझे नहीं लगता कि वो सेट होता है, ठीक है, इसके साथ मे भी एक अलग से थोड़ा हाई ग्रोथ ओरिएंटेड, मे बी मल्टी कैप फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ ओरिएंटेड रख सकते हैं। बट अगर आपको प्योर वैल्यू कॉन्ट्रा, जिसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है कि जब मार्केट वैसे ही अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, तो ये उससे भी खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा वो पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल अलग व्यू है। अब आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है तो ये एकदम 6 पे 6 लगेंगे इसमें, राइट, बाकी वो जो, तो ये चीज बहुत अलग है, ठीक है, तो आपके, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं है कि यही एक फंड है, जैसे मैंने बोला एसबीआई कॉन्ट्रा भी देख सकते हैं, आईसीआईसी वैल्यू भी देख सकते हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर उस थॉट प्रोसेस से काम कर सकते हैं आप, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू शुड व्यू इट, बट फंड इज वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक वी शुड ऑल डेफिनेटली लुक एट इट। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बाय।